लगता है कि तीसरी आलमी जंग लग गई है। बात शुरू तो इसराइल और ईरान से हुई थी, लेकिन अब अमेरिका, सऊदी अरब और रूस भी शामिल हो गए हैं। नतीजा क्या निकलेगा? गेम किधर जा रही है? मैं हूं नुमान आबिद, आए जरा चेक करते हैं। מי שיפגע בנו, אנו נפגע בו. Israel firing missiles at Iranian targets in Syria. Israel says it was a response after Iranian forces launched 20 rockets at Israeli targets in the occupied Golan Heights. बहुत देर से दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि शाम यानी सीरिया पर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं कतरा रहा था क्योंकि K2K में हम सिर्फ पाकिस्तान को कवर कर रहे थे और सीरिया पाकिस्तान के साथ लिंक तो है नहीं। लेकिन अब जब इसराइल ने ईरानी फोर्सेस पर हमले कर दिए हैं तो इसका मतलब है कि इसराइल और ईरान की लगने वाली आग पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। अब ये वीडियो बनाना लाजमी हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की बात करने से पहले ज़रा बैकग्राउंड देख लें। सारी कहानी शुरू होती है अमेरिका के इराक पर हमले से। पहले सद्दाम हुसैन की सुन्नी हुकूमत ईरान को इसराइल से दूर रखती थी। फिर अंकल बुश ने एक वर्ल्ड क्लास बोंगी मारी और इराक पर हमला कर दिया। ख्याल तो ये था कि इराक में अपनी पसंद की हुकूमत होगी, लेकिन हुआ क्या? दाइश निकल आई। दाइश ऐसे उठी जैसे कोई डेजर्ट स्टॉर्म। शाम और इराक के बहुत से इलाके कब्जे में ले लिए और अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। शुरू में तो दाइश बनाने का इल्ज़ाम ही सऊदी अरब पर लगता था, क्योंकि सऊदियों और दाइश का मसलक एक ही था और इस वक्त लगता यही था कि दाइश शिया कम्युनिटी के बहुत सख्त खिलाफ है और ईरान को सीधा कर देगी। लेकिन सारा सत्यानाश तब हुआ जब दाइश ने कहा हम दुनिया में वाहिद इस्लामी रियासत हैं और जल्द ही मक्का और मदीना को सऊदियों से आज़ाद करवा लेंगे। एक मज़े की बात है कि दाइश सारा वक्त इसराइल के बिल्कुल साथ बैठी रही और उस वक्त उन्हें फ़लस्तीनियों की मदद का कभी ख्याल नहीं आया। खैर, ये हमारा मौजू नहीं है कि दाइश के पीछे है कौन। दाइश की वजह से इराक और शाम मदद के लिए सारी दुनिया को पुकार रहे थे, मगर अमेरिका और सऊदी अरब इन मुल्कों में अपनी पसंद की हुकूमतें चाहते थे। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त की नॉन सुन्नी गवर्नमेंट की हमायत कैसे करें। दूसरी तरफ ईरान मदद के लिए आगे बढ़ा और दाइश से लड़ने के लिए अपनी फौज को आर्डर जारी कर दिए। ईरानी फौजों ने एक तरफ तो दाइश को शिकस्त दी, दूसरी तरफ इलाके में ईरान की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया। अब ईरान, इराक, शाम और लबनान हर जगह पर ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से इसराइल चकरा कर रह गया। ईरान और इसराइल की दुश्मनी तो इस लेवल की है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी तो कुछ भी नहीं। वैसे तो ईरान और इसराइल की कभी भी आमने सामने जंग नहीं हुई, लेकिन ईरान में हर जुम्मे की नमाज के बाद मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे लगते हैं। दूसरी तरफ इसराइल हर वक्त और दुनिया के हर फोरम पर सिर्फ इसी कोशिश में लगा रहता है कि ईरान की ताकत को ख़त्म किया जाए। इसराइल को सऊदी अरब सूट करता है, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब। नौजवान शहजादे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के अगले बादशाह हैं, इन्होंने सऊदी अरब को बहुत तेज़ी से मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया है। पिछले एक साल में सऊदी अरब में सिनेमा खोलने की इजाज़त दे दी गई, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हुए, फैशन शो शुरू हो गए, बीच पर बिकनी पहनने की इजाज़त मिल गई। दूसरी तरफ सऊदी अरब इसराइल से भी ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और अमेरिका से तो ताल्लुकात बहुत ही करीबी हैं और आजकल सऊदी अरब के ताल्लुकात इंडिया से भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब इसराइल के दो बेस्ट फ्रेंड्स का बहुत अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ ईरान मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल करता रहता है, इसलिए इसराइल नहीं चाहता कि ईरान इस खित्ते में मजबूत हो। लेकिन ईरान का हरीफ सिर्फ इसराइल ही नहीं है। अगर ईरान इस पूरी बेल्ट में अपना इन्फ्लुएंस बना लेता है और अमन कायम कर लेता है तो इसका मतलब है कि ये बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और सऊदी अरब में तरक्की नहीं होगी। सऊदी अरब के पास तेल के सिवा कुछ नहीं है, ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ना कोई ख़ास ह्यूमन रिसोर्स। गल्फ़ के नॉर्थ की इस बेल्ट के लोग ना सिर्फ ज़्यादा हकीकत पसंद हैं
बल्कि मेहनत के आदी भी हैं, और ये इलाका भी बहुत ज़रखेज़ है। दरिया फ़रात और दजला के किनारे दुनिया की अजीम तहजीबों ने जन्म लिया और फली फूली हैं। अगर इस बेल्ट में अमन होता है तो इन्वेस्टर्स सऊदी अरब के सहराओं की बजाय इन इलाकों में आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये भी जाहिर है कि अगर ईरान अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लेता है तो सबसे पहले इन इलाकों में रूस और चाइना के इन्वेस्टर्स अपने पैर जमाएंगे, क्योंकि अमेरिका से तो ईरान की बनती नहीं। यानी चीन और रूस को मज़ीद ताकत मिलेगी और ईरान को ज़्यादा ताकत मिलेगी। लेकिन अमेरिका और सऊदी क्या ऐसा होने देंगे? यानी ईरान, रूस और चाइना एक टीम बनती है, अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल दूसरी टीम बनती है। लेकिन क्या खुल्लम खुल्ला कोई लड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी। रूस और अमेरिका जैसे मुल्क कभी भी खुल्लम खुल्ला आमने सामने नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों के पास इतना असलहा है कि एक ही झटके में पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लड़ाई बस इतनी होगी कि इस इलाके में अमन कायम नहीं हो सकेगा। कभी दहशतगर्दी होती रहेगी, तो कभी इसराइल कोई मिसाइल मार देगा, तो कभी कभी चाचू ट्रम्प कोई बम गिरा देंगे। मतलब ईरान को मुसीबत पड़ी रहेगी। यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं कि इससे आगे क्या हो सकता है। वो वक्त आने वाला है कि ईरान पाकिस्तान से मदद मांगेगा। वो कहेगा कि आप हमारी मदद ना करके इसराइल की मदद कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की गैरत को ललकारेगा। क्या करेगा पाकिस्तान? फिर हो सकता है कि चीन भी कहे कि आपकी आर्मी दहशतगर्दी से लड़ने में दुनिया में बेस्ट है, तो ईरान की मदद ही कर दें। इसमें सीपैक का भी फ़ायदा है, वन बेल्ट वन रोड का भी फ़ायदा है। दूसरी तरफ अमेरिका से फ़ोन बजेंगे कि अगर तुमने ईरान की मदद की तो तुम्हें स्टोन एज में फेंक देंगे। क्या करेगा पाकिस्तान? हमें 3 काम करने होंगे और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। पहला काम ये कि जनरल राहील को रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो सऊदी अरब के बनाए हुए जिस इत्तेहाद की कमांड कर रहे हैं, जिस दिन इसे किसी सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो इस्तीफ़ा दे दें। ये बात साफ़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब का या अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनेगा। फॉरेन ऑफिस में कुछ ज़हीन लोग बिठाने होंगे और बड़े मुल्कों में कुछ ज़हीन लोग सफ़ीर बनाकर भेजने होंगे, ख़ास तौर पर अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस में। तुर्की के साथ इत्तेहाद बनाना होगा, क्योंकि तुर्की खुद इस जंग में निशाना बन सकता है। तुर्की का तो सारा बॉर्डर सीरिया और इराक के साथ ही है। तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं जिनकी आर्मी बहुत तगड़ी है। अगर जंग लगती है तो दोनों मुल्कों के मसाइल एक ही होंगे, और अगर दोनों मुल्क एक साथ खड़े हो जाएं तो दोनों को प्रेशराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने अच्छे सफ़ीरों की बात इसलिए की थी क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला रहा है कि करप्शन की वजह से बहुत ही अच्छी जगहों पर बहुत ही फजूल लोग पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चवल से बंदे ने इलेक्शन से पहले किसी सियासतदान को बहुत से पैसे दे दिए। बाद में इलेक्शन जीतकर सियासतदान ने उस बंदे को इनाम के तौर पर अमेरिका का सफ़ीर बना दिया। इस तरह की हरकतों की वजह से हम दुनिया से ना तो अच्छे ताल्लुकात कायम कर सके और ना ही अपना हाल समझा सके, और हम सारी दुनिया में विलन बनकर रह गए। हमारी अब तक की अप्रोच रिएक्टिव रही है। मतलब कोई भी काम हो गया उसके बाद हम सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन अब अपनी सोच को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। तूफान आने के बाद नहीं सोचा जा सकता कि क्या किया जाए, बल्कि पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। मिडल ईस्ट में तूफान उठ रहा है और वो तूफान किसी भी वक्त पाकिस्तान पहुंच सकता है, इसलिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि हालात इतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद नहीं करेगा, सऊदी अरब कोई भी बड़ा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि सऊदी अरब के मुकाबले में ईरान की फ़ौज बहुत तगड़ी है। और अमेरिका खुल्लम खुल्ला सामने आएगा नहीं, क्योंकि उसके आने से चीन और रूस भी घुस जाएंगे और अमेरिका को नानी याद दिला देंगे। बहरहाल हमें तैयारी तो करनी है, और जहां बाकी सब कुछ करना है वहां पर हमें एक और काम भी करना होगा, और वो ये कि हम अपने मुल्क के लिए किसी अच्छे लीडर को चुनें जो मुश्किल वक्त में अपने मुल्क को संभाल सके। अभी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।